फिल्म की शुरुआत पुर्तगाल के उत्तरी पहाड़ों के बीच एक आलीशान विला से होती है, जहां हम अमेलिया नाम के एक खूबसूरत सिंगल मदर को देखते हैं, जो उस विला में अकेले ही अपने 2 जुड़वां बेटों को पाल रही थी। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि हर बार अपने बच्चों को दूध पिलाने से पहले अमेलिया उसमें किसी विशेष तरह का लिक्विड मिलाती है, लेकिन फिर भी दोनों बच्चे खुश और स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। ऐसी ही उनकी जिंदगी बीत रही थी। लेकिन एक रात उस विला में 2 अजनबी घुस आते हैं, एक औरत और एक आदमी। वे दोनों अमेलिया के बच्चों को किडनैप करने आए थे। वे दोनों बहुत डरे और घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर वे विला के अंदर चले जाते हैं और किसी तरह अमेलिया के नजरों से बचकर छुपते छुपाते वे औरत एक बच्चे को उठा ले जाती है। लेकिन जब वो दूसरे बच्चे को उठाने की कोशिश करने जाता है तो इस बार अमेलिया उसे देख लेती है, जिसे देख गुस्से में उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि वो एक चुड़ैल है। जिसके बाद घर के अंदर क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता और सीन सीधे उस औरत की तरफ मुड़ती है, जहां वो एक बच्चे को गाड़ी में लेकर उस आदमी का इंतजार करती हुई दिखती है। और तभी अमेलिया अपने एक बच्चे को लेकर उस विला से बाहर आती है, जिसे देख वो औरत गाड़ी को तेजी से भगाने लगती है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। अगले सीन में हम उस बच्चे को देखते हैं, जिसे वही महिला एक पार्किंग एरिया के सामने छोड़ देती है, ये संकेत देते हुए कि उसका उसे खुद पालने का कोई इरादा नहीं था। कहानी फिर 31 साल आगे बढ़ती है। न्यूयॉर्क सिटी में हम मिलते हैं एडवर्ड से, जो एक फॉस्टर चाइल्ड के रूप में बड़ा हुआ। वो वास्तव में वही बच्चा है जिसे वर्षों पहले अमेलिया के विला से किडनैप किया गया था। अब एडल्ट एडवर्ड अपने प्रेमिका राइली के साथ एक नॉर्मल जीवन जी रहा होता है, जो उसे गहराई से प्यार करती है। फिर भी उसके मन में एक इच्छा हमेशा से तड़पती रही है, अपने असली परिवार को ढूंढने की। एडवर्ड ने कभी वुडलैंड फॉस्टर होम से अपनी जड़ों का पता लगाने में मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उसके जन्मदिन पर राइली उसे एक गिफ्ट देती है, एक डीएनए किट। वो जानती है कि ये उसके लिए कितना मायने रखता है। एडवर्ड अपना डीएनए जमा करता है, हालांकि नतीजों में कुछ समय लगने वाला था, तो एडवर्ड सो जाता है। अगली सुबह सिस्टम एक मैसेज दिखाता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके खून के रिश्ते को कंफर्म किया है, जो उसका भाई हो सकता है। तभी उसे बाथरूम के कोने में एक भयानक आकृति दिखाई देती है, जिसे देख वो अंदर तक हिल जाता है, जो अगले ही पल गायब भी हो जाता है। तो वो इसे इग्नोर कर देता है और राइली को कॉल कर उस मैसेज के बारे में बताता है और फिर उस व्यक्ति से कांटेक्ट करता है जिससे उसका डीएनए मैच हुआ था। एडवर्ड जल्द ही सच्चाई जान जाता है कि उसका एक जुड़वां भाई है, मैनुएल। उनकी माँ हमेशा कहती रही थी कि उसके एक बेटे का बचपन में अपहरण हो गया था, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि एडवर्ड ही वो खोया हुआ बच्चा है। मैनुएल और उनकी माँ पुर्तगाल में उसी विला में रहते हैं, जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। रियूनियन का संकल्प लेते हुए एडवर्ड उनसे मिलने का डिसाइड करता है और राइली उसके साथ जाने पर जोर देती है, जिसे एडवर्ड मान जाता है और वे दोनों एक नई कहानी रचने न्यूयॉर्क से पुर्तगाल के उत्तरी हिस्से की यात्रा शुरू करते हैं। ये एरिया बेहद सुंदर और शांत होता है। जब उनका जीपीएस काम करना बंद कर देता है तो उन्हें कुछ अनईजी सा महसूस होता है, लेकिन इसे इग्नोर कर वे रास्ते में खड़े एक बुजुर्ग जोरे से डायरेक्शन पूछते हैं, जो सड़क किनारे सब्जियां बेच रहे थे। जैसे ही राइली उन्हें विला की फोटो दिखाती है, उनका चेहरा डर से बदल जाता है और वे उन्हें तुरंत वापस लौटने की चेतावनी देते हैं। उलझन में लेकिन समय की कमी के कारण एडवर्ड और राइली अपनी जर्नी जारी रखते हैं और आखिर उस विला तक पहुंच ही जाते हैं। वहां मैनुएल उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है। मैनुएल बिल्कुल एडवर्ड जैसा दिखता है, जो उनके लिए ये चौंकाने वाला होता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वे वास्तव में जुड़वां हैं। मैनुएल आगे आके अपने भाई एडवर्ड को कसकर गले लगाता है और उन्हें घर के अंदर आने को कहता है। घर बड़ा शानदार और महंगी चीज़ों से भरा हुआ था। एडवर्ड अपनी माँ की एक तस्वीर को निहारने लगता है, जबकि राइली उनके सुंदरता की प्रशंसा करती है। ये क्लियर है कि ये एक अमीर परिवार है। एडवर्ड को यहाँ घर जैसा महसूस होता है, हालांकि उसने अभी अपनी माँ से मुलाकात नहीं की है। मैनुएल समझाता है कि वो बीमार हैं और अभी किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं है, जिसे वे दोनों मान जाते हैं। वो उनकी उस विला में पहली रात थी, तो राइली उस विला को एक्सप्लोर करने लगती है। रात को एडवर्ड बिस्तर में राइली की बजाय अपनी माँ को देखता है, जिनकी आंखें सफ़ेद थीं, जिसे देख वो सन्न रह जाता है। तभी उसकी नींद टूट जाती है, मतलब ये सिर्फ उसका एक सपना था। तभी वो मैनुएल अपने कमरे को देखता है, जो उसे बताता है कि उनकी माँ अब उससे मिलने के लिए तैयार हैं, जिसे सुन एडवर्ड उस सपने के बारे में भूलकर अपनी माँ से मिलने उनके कमरे की तरफ चला जाता है। लेकिन जब एडवर्ड अपनी माँ अमेलिया को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। उसका चेहरा बहुत ही अजीब दिख रहा था, लेकिन एक बच्चे के लिए उसके माता पिता कैसे भी दिखते हों,
वो उन्हीं से प्यार करता है। एडवर्ड उन्हें अपने सामने देख भावुक होकर रोने लगता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है। अमेलिया भी अपने खोए हुए बेटे को पाकर बहुत खुश होती है। अगली सुबह एडवर्ड राइली को उस मुलाकात के बारे में बताता है और ये भी कि उसकी माँ ने शायद अपने चेहरे पर सर्जरीज करा रखी हैं, जिससे वे थोड़ा अजीब दिखने लगी हैं। वो शायद इसलिए कि जब वो अमेलिया से मिले तो उनका बदला हुआ रूप देख राइली घबरा ना जाए, जिससे उसकी माँ को शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। बाद में जब राइली स्केच बना रही होती है तब अमेलिया उसके पास आती है। वे बातचीत करने लगती हैं। राइली को पता चलता है कि अमेलिया कभी अमेरिका में रही थी। राइली उनसे विला के इतिहास के बारे में पूछती है तो अमेलिया बात को टाल देती है और दोनों मिलकर इधर उधर की बातें करने लगती हैं। लेकिन उस रात से सभी चीज़ें और भी अजीब होने लगती हैं। अमेलिया और मैनुएल साथ में बिस्तर पर सोए हुए होते हैं। तभी राइली उनके कमरे से गुजरती है और उनकी बातचीत को सुन रुक जाती है, लेकिन उसे उनकी भाषा समझ में नहीं आती। तो वो अपने मोबाइल में एक ट्रांसलेटर ऐप को ऑन करती है, जहां उसे पता चलता है कि वे किसी प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। अमेलिया बताती है कि अगर मैनुएल बच्चा पैदा कर पाता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उसको वापस जवान होना है, लेकिन अब शायद उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। इन बातों को सुन राइली चौंक जाती है और तभी अमेलिया कहती है कि वो कमरे के बाहर उनकी बातें सुन रही है, जिसे सुन राइली घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। कमरे में वापस आके राइली सारी बात एडवर्ड को बताती है और ये भी कि शायद उसका भाई और माँ एक साथ एक ही बिस्तर पर सोते हैं, जिसे सुन दोनों को हैरानी होती है। जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। अगली सुबह राइली विला के बाहर योगा कर रही होती है। तभी हम अमेलिया को देखते हैं, जो चुपके से उसे देख रही होती है और एक क्रीपी स्माइल देती है। उसी दिन अमेलिया अपने वकीलों को विला में बुलाती है, जहां हमें पता चलता है कि वो अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा एडवर्ड के नाम करना चाहती है, जो कि लगभग 65 मिलियन यूरो था, जिसे जान एडवर्ड के तो होश ही उड़ जाते हैं। अमेलिया उसे अपना बेटा नहीं बल्कि अपना नया बॉयफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, जिस पर एडवर्ड को थोड़ा अजीब तो ज़रूर लगता है, लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वे दोनों वकील उसे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने के लिए देते हैं, जिससे वे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का काम लीगल तरीके से कर पाएंगे। लेकिन एक तो वो डॉक्यूमेंट्स पुर्तगाली भाषा में लिखा था, जो उसे समझ में नहीं आ रहा था, और दूसरा ये कि एडवर्ड को प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए तो उसका खोया हुआ परिवार ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। लेकिन अमेलिया के इंसिस्ट करने पर वो आखिर मान जाता है और सिग्नेचर कर देता है। अमेलिया उसे ये बात राइली को बताने से मना करती है, जिसे बिना कोई सवाल किए एक अच्छे बेटे की तरह एडवर्ड मान जाता है। दूसरी तरफ राइली अपने दोस्त जैन से बात कर रही होती है, जहां वो बताती है कि वे अभी पुर्तगाल के एक विला में हैं, जो है तो आलीशान, लेकिन यहाँ सब कुछ थोड़ा अजीब है। यहाँ का माहौल शांत और मन को सुकून देने जैसा ज़रूर है, लेकिन इन लोगों ने इस घर को एक म्यूजियम की तरह बना रखा है। बात करते हुए उसे हॉल में एक संदूक दिखता है और तभी नेटवर्क खराब होने के कारण फ़ोन कट हो जाता है। तो वो बाद में कॉल करने का सोचकर फ़ोन रख देती है और उस संदूक को चेक करने लगती है, जिसमें इस परिवार के कुछ पुराने तस्वीरें रखे हुए थे, जिनमें से उसे एक तस्वीर दिखती है जिसमें वो व्यक्ति हूबहू एडवर्ड की तरह दिख रहा था, जिसे देख वो चौंक जाती है। और यहाँ से दोस्तों ये कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। उसी रात हम मैनुएल को जंगल की तरफ जाते हुए देखते हैं, जो वहाँ कुछ रिचुअल जैसा करने लगता है, जिसके साथ ही हमें राइली को दिखाया जाता है, जो उस वक्त सो रही होती है। तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि कमरे के बाहर से कोई उसे देख रहा है, जिसे चेक करने जब वो बाहर आती है तो वहाँ उसे अमेलिया दिखती है, जिसे देख वो उसका पीछा करने लगती है, जो एक कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन जब राइली उस कमरे में जाने लगती है तभी अमेलिया उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और अचानक उसकी नींद टूटती है, जहाँ वो अमेलिया को कमरे के अंदर देखती है, जो उनके सूटकेस में कुछ ढूंढ रही थी, और देखते ही देखते वो राइली पर हमला कर देती है और दोबारा उसकी नींद टूटती है। लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी, जिससे राइली के साथ साथ हमें भी समझ में आ जाता है कि अब तक जो भी उसने देखा था वो सब सिर्फ एक सपना था। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उनका सूटकेस खुला हुआ है, जिसे देख वो समझ नहीं पाती कि उसने जो देखा था क्या वो सिर्फ एक सपना था या हकीकत। इन सब से वो परेशान हो गई थी, तो वो विला के बाहर जंगल में जॉगिंग करने चली जाती है। तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आता है, जिसे वो सारी बात बताती है, और ये भी कि उसे अजीब सपने आ रहे हैं, जिससे वो परेशान है। वो अब विला में और नहीं रह पा रही, लेकिन एडवर्ड यहीं रहना चाहता है, जिस कारण उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ हम एडवर्ड को देखते हैं, जो राइली को ढूंढते हुए जंगल में आ गया था, जहां उसे एक छुपा हुआ दरवाज़ा दिखता है, जो थोड़ा अजीब था
तो चेक करने वो उसके अंदर चला जाता है, जहां उसे एक भयानक व्यक्ति दिखता है, जिसे देख वो इतना डर जाता है कि वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरे सीन में हम उसे विला में देखते हैं, जिसे मैनुएल वापस ले आया था, जिसे वो दवा के नाम पर वही लिक्विड पिलाता है जिसे फिल्म की शुरुआत में अमेलिया अपने बच्चों को, मतलब उन्हें, पिलाती थी। खैर, तो वो लिक्विड पिलाकर मैनुएल उसे आंखें बंद करने को कहता है, और शॉकिंगली हम मैनुएल की आंखों को अमेलिया की तरह सफ़ेद होते हुए देखते हैं, जिसके साथ ही एडवर्ड को कुछ विजन्स आने लगते हैं, जहां उसे अमेलिया दिखती है जो अपने बच्चों को सुला रही थी, और दूसरे ही पल उसकी भी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और एडवर्ड को उसका एक भयानक रूप दिखता है, जिसे देख वो डर के मारे अपनी आंखें खोल लेता है और अपने सामने मैनुएल की जगह राइली को देख चौंक जाता है। लेकिन वो मैनुएल ही था जो राइली का रूप लेकर उसके सामने बैठा था। वो अपनी आवाज़ में उससे बात करने लगता है और हंसने लगता है, जिसे देख एडवर्ड बहुत डर जाता है। तो मैनुएल अपने असली रूप में आके उसे संभालता है और कहता है कि उनके अंदर एक खास शक्ति है और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। रात को जब एडवर्ड अपने कमरे में आता है तो राइली कहती है कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, इससे पहले कि चीज़ें और ख़राब हो जाएं। राइली उसे बताती है कि ये लोग अजीब हैं, लेकिन इससे एडवर्ड भड़क कर उसे भला बुरा कहता है और उसका अपमान करता है, जिसे सुन राइली चौंक जाती है, क्योंकि आज से पहले एडवर्ड ने कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। तभी हम मैनुएल को देखते हैं जो चुपचाप बाहर से उनकी सारी बातें सुन रहा था, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये सब उस लिक्विड का असर है जो धीरे धीरे एडवर्ड के व्यक्तित्व को बदल रहा था, जिसकी उसे भी भनक नहीं थी। अगले दिन जॉगिंग करते हुए राइली जंगल की तरफ चली जाती है, जहां वो अपने दोस्त को कॉल कर सारी बात बताती है, और ये भी कि शायद इस विला में कोई चुड़ैल रहती है, क्योंकि एक आर्टिकल से उसे पता चला है कि बरसों पहले ये विला एक चुड़ैल का था और शायद एडवर्ड का परिवार उसी के वंशज हैं। सारी बात को सुन उसकी दोस्त उसे जितनी जल्दी हो सके वापस आने को कहती है। तभी उसे वो औरत दिखती है जिनसे वे विला के बारे में पूछे थे। वो औरत अपना नाम वियरा बताती है और राइली को अपने घर ले जाती है, जहां वो अपना ट्रांसलेटर ऐप को ऑन कर लेती है, और तब उसके सामने इतिहास के कुछ पन्ने और कुछ राज खुलते हैं। वो औरत उसे कुछ पुराने फोटोज़ दिखाती है। उन फोटोज़ में एक आदमी होता है जो बिल्कुल एडवर्ड और मैनुएल जैसा दिखता है। वियरा बताती है कि वो आर्थर है, अमेलिया का पति, और उसके बगल में जो लड़की है वो उसकी बेटी है। वियरा आगे बताती है आर्थर और उसकी बेटी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और उसकी बेटी का दावा था कि अमेलिया एक चुड़ैल है जो डार्क रिचुअल के माध्यम से जवान बनी रहती है। वियरा की बेटी के अनुसार अमेलिया ने एक रिचुअल किया। उसने अपने ही बेटों का इस्तेमाल भयानक तरीकों से किया और उन्हें मजबूर किया कि वे उसके लिए बच्चे दें, लेकिन सिर्फ लड़के, क्योंकि लड़कों को जीवित रहने की अनुमति थी, जबकि बेटियों को या तो दूर भेज दिया जाता था या फिर उन्हें मार दिया जाता था। लड़कियां उसके डार्क रिचुअल के लिए किसी काम की नहीं थीं, क्योंकि उस डार्क रिचुअल की मदद से अमेलिया जवान और खूबसूरत रह पाती है, जिसके लिए उसे लड़कों की ज़रूरत है। आर्थर को भी अमेलिया का बेटा बनाकर पाला गया था। आर्थर और वियरा की बेटी ने अमेलिया के बच्चों को लेकर भागने की कोशिश की थी ताकि इस रिचुअल के सर्कल को तोड़ा जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वे कभी लौट कर नहीं आए। और यहाँ हमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में हमने जिन्हें देखा था वे आर्थर और वियरा की बेटी थे, जो जुड़वां बच्चों को अमेलिया की पकड़ से बचाने की कोशिश कर रहे थे। असल में बात ये थी कि अमेलिया एक चुड़ैल है जो अपने ही बेटों के साथ मिलकर बच्चे पैदा करती थी और उन बच्चों को ही कंज्यूम कर जवान रहती थी। मतलब ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा कि वो उन बच्चों की उम्र को खा लेती थी, जिससे वो सदा के लिए जवान और खूबसूरत रह पाती थी। लेकिन इस बार वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई थी। आर्थर और उसकी गर्लफ्रेंड को पता था एक चुड़ैल होने के कारण उसमें अपार शक्ति है, उसे ऐसे ही मारा नहीं जा सकता था। उसे मारने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो ये कि उसके बच्चों को उससे दूर कर दिया जाए, जिससे ना तो वो उन्हें बड़ा कर पाएगी और ना ही कोई और बच्चा पैदा कर पाएगी, और एक आम इंसान की तरह बूढ़ी होकर मर जाएगी। जिस कारण आर्थर और उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलकर उसके बेटों को अगवा करने की कोशिश थी, लेकिन इस कोशिश में आर्थर पकड़ा गया और शायद वीरा की बेटी भी बाद में मारी गई होगी, और जंगल के उस घर में आर्थर ही कैद है। अमेलिया के पास मैनुएल था, जो काफ़ी था उसकी उम्र को बरकरार रखने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तो तब हो गई जब उसे पता चला कि मैनुएल में तो बच्चा पैदा करने की क्षमता ही नहीं है। तब वो अपने दूसरे बेटे एडवर्ड का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि अमेलिया को पता था कि हर कोई अपने वजूद की तलाश ज़रूर करता है, तो आर्थर भी कभी ना कभी उनकी तलाश ज़रूर करेगा। लेकिन इसी इंतज़ार में उसकी उम्र भी बढ़ती चली गई, और वो लिक्विड असल में एक जादुई लिक्विड है
जिससे वो बच्चों को अपने वश में रख पाती थी। सारी बात को सुन राइली के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसी वक्त विला की तरफ चली जाती है अपने प्यार को बचाने के लिए। लेकिन उसे पता था कि अमेलिया एक विच है जिसके साथ मैनुएल है, और ऊपर से एडवर्ड अपने परिवार को पाकर बहुत खुश है, जिसे सच्चाई सीधे तरह बताने से कोई फायदा नहीं, वो इस पर विश्वास ही नहीं करेगा। तो विला वापस पहुंचकर वो उन्हें म्यूजिक पर डांस करते हुए देखती है। राइली उससे इनडायरेक्टली कहती है कि उन्हें अब यहाँ से जाना चाहिए और एडवर्ड को भी उसके साथ वापस चलने को इंसिस्ट करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि एडवर्ड कुछ सोच सके तभी अमेलिया फूट फूट कर रो पड़ती है और राइली पर आरोप लगाती है कि वो उसके बेटों को छीनने की कोशिश कर रही है। राइली जवाब नहीं देती और गुस्से में बाहर निकल जाती है। ये देख उसे मनाने के लिए एडवर्ड भी उसके पीछे जाता है, जहां वे देखते हैं कि मैनुएल ने जानबूझकर अपनी कार उनके गराज के सामने खड़ी कर रखी है ताकि वे अपनी कार को बाहर ना निकाल सके, जिसे देख राइली को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो कुछ नहीं कहती और एडवर्ड को लेकर पैदल ही वेरा से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है ताकि वो एडवर्ड को सच्चाई बता सके। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो वेरा का घर खाली होता है। हताश होकर राइली एक खिड़की के जरिए चुपके से अंदर घुसती है और अंदर से वो वही तस्वीरें ले आती है जिन्हें सवेरे वेरा ने उसे दिखाए थे, जिन्हें वो एडवर्ड को दिखाते हुए उसे सारी सच्चाई बताती है कि उसके पिता का अमेलिया से क्या संबंध है। लेकिन तब भी एडवर्ड उसे मानने से इनकार कर देता है। थकी हुई राइली तय करती है उसे अकेले जाना होगा। फिर भी वो उम्मीद करती है कि एडवर्ड जल्द ही होश में आ जाएगा, जिससे राइली अपना सामान समेटकर कार की ओर जाती है। जाने से पहले वो एडवर्ड से कहती है कि वो कार में उसका इंतजार करेगी। जैसे ही राइली चली जाती है, मैनुएल एडवर्ड को बताता है कि अमेलिया उससे मिलना चाहती है, तो वो अपनी माँ से मिलने उनके कमरे में चला जाता है, जहाँ अमेलिया उसे चाय पिलाती है, जिसमें पहले से ही उसने वो दवा मिला रखी हुई थी, जिसे जैसे ही एडवर्ड पीता है तो अमेलिया एक क्रीपी स्माइल के साथ उसे देखती है। दूसरी तरफ राइली तब तक अपने गाड़ी तक पहुंच गई थी। तभी उसके मोबाइल पर एक उस डीएनए ऐप से एक वॉइस मैसेज आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि एडवर्ड के डीएनए में उन्हें इनब्रीडिंग के साइन मिले हैं, जिसे जान उसका शक यकीन में बदल जाता है। तो वो उसी वक्त एडवर्ड को ये बात बताने जाने लगती है। तभी हम मैनुएल को वहां देखते हैं, जो राइली को मारने आया हुआ था। राइली भी फाइट बैक करती है और उसे बेहोश करके विला की तरफ भागती है। उधर एडवर्ड अपनी माँ अमेलिया से मिलने के बाद अपने कमरे में लौटता है। उसे कमजोरी महसूस होती है। अचानक हम वहाँ राइली को देखते हैं, जो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, जिसे देख हमें समझ में आ जाता है कि ये राइली नहीं बल्कि अमेलिया है, जो राइली का रूप लेकर एडवर्ड के पास आई थी। तभी हम असली राइली को देखते हैं, जो वहाँ पहुँच गई थी। वो ये नज़ारा देख शॉक्ड हो जाती है और दूसरे कमरे में जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद अमेलिया अपना काम खत्म करके अपने में चली जाती है। ये मौका देख राइली एडवर्ड को लेकर छुपते छुपाते वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच मैनुएल भी विला में आ चुका होता है, जिस पर राइली अचानक हमला कर उसे मार देती है। मैनुएल की दर्द भरी चीख सुन अमेलिया अपने कमरे से बाहर आती है और अपने बेटे को मरा हुआ देख बौखला कर राइली पर हमला कर देती है। तभी आर्थर पीछे से आकर अमेलिया पर हमला कर देता है। ये मौका देख राइली एडवर्ड को लेकर फाइनली वहाँ से निकल जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाती है, जिसके बाद कहानी कुछ महीने बाद से शुरू होती है, जहाँ हम अमेलिया और मैनुएल को देखते हैं, जो जिंदा थे। जहाँ अमेलिया वापस जवान हो गई थी, मतलब उसने एडवर्ड के बच्चे को जन्म देकर अपना मकसद पूरा कर लिया था और ये सिलसिला वापस शुरू हो गया था, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहाँ डर का बसेरा हो।